हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प आईपीएस में। आइए देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 की चैप्टर 2 की। एनसीईआरटी क्लास 9 की चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 में कोशिश करेंगे वीडियो को कंप्लीट कर दें। यह बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है पीपीएससी के लिए और आने वाली टीचर वैकेंसी के लिए, और कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होने वाले उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें देखेंगे 9th क्लास में है, वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट है। तो पार्ट 1 में कवर कर दिए। पार्ट 2 में पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य स्टार्ट होता है। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य के बारे में देखेंगे। उसमें देखेंगे 1914 में यूरोपीय गठनों के बीच युद्ध छिड़ गया था। जो यूरोपीय गठबंधन था उसके बीच युद्ध छिड़ गया था। एक खेमा में जर्मनी, फर्स्ट खेमा में कौन था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की। दूसरे खेमा में था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गया था। तो याद रखिएगा, फर्स्ट में कौन था? जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया। सेकेंड खेमा में था फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में रोमानिया और इटली भी जुड़ गया था इसके में। यह देश, यहाँ पर देखेंगे रूसी साम्राज्य के बाद के बारे में। तो यहाँ पर टोटल रूस के बारे में देखेंगे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया था। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहता है। इन सभी देशों के बाद विशाल साम्राज्यवाद हो। जैसे ब्रिटेन के पास क्या था? इंडिया था, अफ्रीका था, इंडोनेशिया के साथ कुछ पार्ट होता है, ये सब था। तो इस सभी को युद्ध में ब्रिटेन क्या कर दिया? झोंक दिया था। इसके पास साम्राज्यवाद था, यहाँ से सैनिक ले जाता था लड़वाने के लिए। तो सभी को युद्ध में झोंक दिया था। इसलिए इंडिया के बाहर भी, मतलब यूरोप के बाहर भी युद्ध चलता रहा। इस युद्ध को शुरू में रूसियों के काफ़ी समर्थन मिला था। इस युद्ध में शुरू में रूसियों को काफ़ी समर्थन मिला था और सभी ने जार को साथ दिया था। जैसे लंबा युद्ध खींचता गया, जार ने डुमायूं में मौजूद पार्टियों की सलाह लेना छोड़ दिया था और उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा था। तो जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, मतलब युद्ध बहुत लंबे दिनों तक चला। कब? 1914 से लेकर 1918 के आसपास तक युद्ध चला था। तो जैसे जैसे युद्ध लंबा चलना चालू किया, जार का समर्थन कम होने लगा और जर्मनी विरोध भावनाएं दिनों दिन बलबलाती होने लगी थी। जर्मनी विरोध भावनाओं के कारण ही लोग ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था, जो बाद में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम था पहले जर्मनी। जो जरीना थी, जार की पत्नी महारानी थी। एलेक्सांद्रा जर्मनी के मूल होने और उसकी घटिया सलाहकारों, खास तौर पर रासपुतीन नामक एक सन्यासी की राजशाही को अलोकप्रिय बना दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे पर लड़ाई से भिन्न था। मतलब यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध में 2 मोर्चा थे, पूर्व और पश्चिम। ये हो गया पूर्व, ईस्ट, यहाँ पर वेस्ट। यहाँ पर लोग खाई में रहकर लड़ाई करते थे, यहाँ पर ऐसे सब लड़ाई करते थे। और क्या होता था कि इस युद्ध में बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। पश्चिम में
सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों में खाई कर लिया था, खाइयों में लड़ाई लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना काफ़ी बड़ा फासला तय कर लिया था। इस मोर्चे पर बहुत सारे सैनिक की मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना के पराजय ने रूसियों का मनोबल तोड़ दिया था। 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं की भारी पराजय झेलनी पड़ी थी। तो याद रखिएगा, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में यहाँ पर रूसी सेना को, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक खेमा में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया है, दूसरे खेमा में जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया है, और बाद में इटली और रोमानिया शामिल होता है। तो रूसी सैनिक को जर्मनी में बहुत सारा सैनिक की मौत हो गया था और बहुत सारा पराजय झेलना पड़ा था। 1917 में 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। रूस के 1970 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाली फसलें इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहाँ टिक न सके। जो रूस सेना जर्मनी से पीछे हट रहे थे, अपने रास्ते में बहुत सारे फसल, घर बर्बाद कर दिए। ये सोचकर बर्बाद किए कि इसकी सेना को ज़्यादा दिन तक, या मतलब जर्मनी की सेना ज़्यादा दिन तक टिक न सकेगा। फसलों इमारत के विनाश से रूस में, और जो फसल और इमारत विनाश किए थे रूस ने में कम से कम 30 लाख शरणार्थी हो गए थे उस समय। इन हालतों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया था। जो जार का शासक था उस समय, ये सब हालतों के कारण बहुत ज़्यादा अलोकप्रिय बना देता। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे और वो लड़ना नहीं चाहते थे उस समय। युद्ध से उद्योग पर भी बुरा असर पड़ा था। रूस में अपने उद्योग वैसे भी बहुत कम थे, वो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गया था। रूस में जो उद्योग था उस पर भी बहुत असर पड़ा था। रूस में उस समय की उद्योग भी बहुत कम था। उसके बाद जो भी बाहर से आपूर्ति होता था बंद हो गया था, क्योंकि बाल्टिक समुद्र जिस रास्ते से विदेशी उद्योग सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। बाल्टिक से उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था, और यूरोपियों की बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे थे। और यूरोप के बाकी, जैसे यूरोप में रूस के जो भी उपकरण थे वो बाकी के मुकाबले बहुत जल्दी बेकार होने लगा था। 1916 तक रेलवे लाइन टूटने लगी थी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया था, और देश भर में मौजूद मजदूरों की कमी पड़ने लगी थी, और ज़रूरी सामान वाले छोटे छोटे वर्कशॉप ठप होने लगे थे। ज़्यादातर अनाज सैनिकों को पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेज दिया जाने लगा था। शहरों में रहने वाले लोग की रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई थी। 1916 तक सर्दियों में रोटी की दुकान पर अक्सर दंगे होने लगे थे। इतना हालत ख़राब था कि रोटी पर लाइन लगते थे, रोटी की दुकान पर, वहाँ पर रोटी लेने के लिए दंगे होने लगे थे। अब यहाँ पर देखते हैं, ये था रूस की कहानी। अब पेट्रोग्राद की, जो जर्मनी का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया था, उसकी हालत क्या था फरवरी की क्रांति में। सन 1917 की सर्दी में राजधानी पेट्रोग्राद की हालत बहुत ख़राब थी। ऐसा लगता कि मानो इतना जनता के मौजूद विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। मजदूर के क्वार्टर और कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे। बाएं किनारे फैशनेबल इलाके जैसे विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। जो नेवा नदी थे, नेवा नदी पर लेफ्ट बैंक और राइट बैंक, एक साइड मजदूर का इलाका था, एक साइड फैशनेबल इलाका था। विंटर पैलेस और सरकारी, और एक साइड फैशनेबल इलाका सरकारी पैलेस था। जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी, ड्यूमा उस समय के, मतलब यहाँ भी लोकसभा राज्यसभा होता था ना, उस समय के ड्यूमा था वहाँ पर, वह भी एक तरफ ही, वह भी इसी तरफ था, मतलब एक ही तरफ था जिस तरफ सरकारी इमारतें सब थी। और फरवरी में मजदूर के इलाके में खाद्य पदार्थों की भारी कमी पैदा हो गई थी। उस साल ठंडा भी कुछ ज़्यादा पड़ रही थी। भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार के बची रहे, और इसलिए वह
जार द्वारा डीमा को भंग करने के लिए भी की जा रही कोशिशों को विरोध किया था। जो उस समय संसदीय प्रतिनिधि था, वो चाहते थे कि सरकार, निर्वाचित सरकार बनी रहे, जबकि जार द्वारा उस डूमा को भंग करने की कोशिश की जा रही थी। इसके में बहुत सारा विरोध किया था। 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूर के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूर ने हड़ताल का ऐलान कर दिया था। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल के नेतृत्व औरतें कर रही थी और उस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम कर दिया गया था। जिस समय फैक्ट्रियों में हड़ताल हुआ था, उस समय बहुत सारे फैक्ट्रियों के संचालन मतलब नेतृत्व औरत कर रही थी। उसी दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से कर दिया था। आंदोलन, कमेंट कीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है। आंदोलनकारी जनता बस्ती पर पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवेस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई थी और इस समय तक कई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी, जबकि फैशनेबल रिहायशी इलाकों और सरकारी इमारतों का मजदूरों ने घेर लिया था। जो फैशनेबल इलाका था और सरकारी इमारतों था जिसको मजदूरों ने घेर लिया था। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक प्रदर्शनकारी तितर बितर हो गए थे। 24-25 फरवरी तारीख को फिर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन्हें उन पर नज़र रखने के लिए घुड़सवार सैनिक का और पुलिस की तैनात कर दिया था। 25 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार ने इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगा और 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए और 27 को उन्हें पुलिस मुख्यालय पर हमला कर दिया था और तहस नहस कर दिया। पुलिस मुख्यालय पर हमला करके तहस नहस कर दिया। रोटी तनख्वाह कम करने की और काम के घंटों की कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गया। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर घुड़सवार सैनिक को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिक की टुकड़ियाँ प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। उस समय गुस्साए सिपाही ने एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दिया। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस समय को शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ है। तो सरकारी इमारत है जहाँ पर ड्यूमा की बैठक होता था, उसी इमारत में सारे प्रदर्शनकारी और सिपाही एक जगह जमा हुए और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ था। अगले ही दिन प्रतिमंडल इंचार्ज से मिलने गया और सैनिक कमांडरों ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दिया। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बना ली और तय किया कि रूस में भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाएगा और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाएगा। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाले क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। अब यहाँ देखते हैं फरवरी की क्रांति में महिलाओं का योगदान क्या था। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थी। लॉरेंस टेलीफोन फैक्ट्री में मार्फा वासिलेवा में लगभग अकेली एक सफल हड़ताल को अंजाम दिया था। उस दिन सुबह को महिला दिवस समारोह के मौके पर महिला कामगारों ने पुरुष कामगारों को लाल पट्टियां बांध दी थी और इसके बाद मिलिंग मशीन ऑपरेटर का काम करने वाली मार्फा वासिलेवा के काम को रोक दिया था। क्या आनंद फन हड़ताल को आह्वान कर डाला और काम पर मौजूद मजदूर को समर्थन को पहले ही तैयार थे। फोरमैन ने इसके बारे में प्रबंधकों को सूचित कर दिया था और इसके लिए
पाव रोटी भिजवाया था। उसने पाव रोटी तो ले ली, लेकिन काम पर लौटने से इनकार कर दिया। जब प्रशासकों ने उससे पूछा कि वह काम क्यों नहीं करना चाहती, तो उसने पलट कर जवाब दिया कि जब बाकी सारे भूखे हैं तो मैं अकेले पेट भरने की नहीं सोच सकता। मरफा के समर्थन में फैक्ट्री के दूसरे विभाग में काम करने वाली महिला भी इकट्ठा हो गई और धीरे धीरे बाकी सारी औरतें भी काम रोक दिया। जल्दी ही पुरुष ने भी औजार ज़मीन पर डाल दिया और पूरा हुजूम सड़क पर निकल गया था। अगला फरवरी के बाद क्या हुआ था। जब फरवरी की क्रांति हुआ था उसके बाद क्या हुआ था। पेट्रोग्राद में अंतरिम सरकार बना था। अंतरिम सरकार सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। उनमें उदारवादी और समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन करना चाहते थे। जनसभा करने और संगठन बनाने लगी पाबंदी हटा ली गई। हालांकि निर्वाचन का तारीख सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियतें बना ली गई थी। अप्रैल 1917 में बोल्शेविक के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन रूस लौट आए थे, लेकिन नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 में ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि जब सोवियत का सत्ता अपने हाथों में ले लेनी चाहिए, अब सोवियत का सत्ता अपने हाथों में ले लेना चाहिए, लेकिन ये बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए और सारी ज़मीन किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। और इन 3 मांगों को लेनिन की अप्रैल 33 के नाम से जाना जाता है। लेनिन का अप्रैल 33 क्या था? युद्ध समाप्त किया जाए, सारी ज़मीन किसानों के हवाले किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। यह 3 मांगे था। 3 मांगों को लेनिन 33 के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अब अपने रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। बोल्शेविक पार्टी के ज़्यादातर लोग को अप्रैल 33 के बारे में सुनकर काफ़ी हैरानी हुई। उन्हें लगता था कि सभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले ही महीने घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। गर्मी में मजदूर आंदोलन फैल गया। औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री कमेटियाँ बनाई गई और इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीक़ों पर सवाल खड़ा करने लगे थे। ट्रेड यूनियन की तादाद बढ़ने लगी थी। सेना में सिपाहियों की समितियां बनने लगी थी। जून में लगभग 500 सोवियत की अखिल रूसी सोवियत कांग्रेसी में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमज़ोर होने लगी थी, बोल्शेविक का प्रभाव बढ़ने लगा था। सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी थी। सरकार फैक्ट्रियों चलाने की मजदूर द्वारा की जा रही कोशिश को रोकना और मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था। जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शन को भारी दमन किया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना और भागना पड़ा था। उस समय गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांति नेता भूमि पुनर्वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इस काम के लिए भूमि समितियां बनाई गई थी। सामाजिक क्रांतिकारियों ने से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसानों बहुत सारा जमीन पर कब्जा कर लिया था। यह जुलाई के दिनों में 1917 बोल्शेविक समर्थन में प्रदर्शनकारी सेना पर गोलीबारी का दृश्य है। इसके बाद देखते हैं अक्टूबर की क्रांति। जब 1917 में अक्टूबर की क्रांति होता है, जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बोल्शेविक के बीच टकराव बढ़ता गया था, लेनिन की अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोपने देने की आशंका दिखाई देने लगी थी। सितंबर में उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा कर दिया था और सेना और फैक्ट्री सोवियत के मौजूद बोल्शेविक की इकट्ठा कर लिया था। सेना और फैक्ट्री सोवियतों में मौजूद बोल्शेविकों को इकट्ठा कर लिया था। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी की सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर दिया था और सत्ता पर कब्जा के लिए लेनिन
ट्रस्टकी की नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा सही नहीं किया गया कि योजना किस दिन लागू किया जाएगा। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए और तड़के ही सरकार की वफादार सैनिक ने 2 बोल्शेविक अखबारों के दफ्तरों पर घेरा डाल दिया। टेलीफोन टेलीग्राफ दफ्तरों पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थन सैनिकों को रवाना कर दिया था। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थक को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले, और उसी दिन अरोरा नाम के युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी थी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों पर अपने नियंत्रण में ले लिया और शाम ढलते ढलते आत्मसमर्पण कर दिया था। पेट्रोग्राद में अखिल रूस की सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई और जिसमें बहुमत में बोल्शेविक की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावत होने लगी थी और दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई थी, खासतौर पर मॉस्को में। लेकिन दिसंबर मास तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बोल्शेविक का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। थोड़ा सा देखते कुछ महत्वपूर्ण तारीख देखते हैं रूसी क्रांति के बारे में। 1 फरवरी 1918 तक जूलियन कैलेंडर का अनुसरण किया गया था। इसके बाद रूसी सरकार ने ग्रेगोरियन कैलेंडर अपना लिया, जिसका अब सब जगह इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। इसका मतलब है कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से फरवरी क्रांति 12 मार्च और अक्टूबर क्रांति नवंबर के संपन्न हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ 1850 से 1880 तक रूस में समाजवाद का प्रभाव चला था। 1898 में रूसियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी की स्थापना हुआ था। 1905 में खूनी रविवार 1905 की क्रांति कहा जाता। 1917 में 2 मार्च को जार द्वारा पद त्याग किया था। 24 अक्टूबर को पेट्रोग्राद में बोल्शेविक विद्रोह हुआ था। 1918 से 1920 में गृह युद्ध, 1919 में कॉमिटन का गठन हुआ था। 1929 में सामूहिकरण की शुरुआत हुआ था। नया शब्द है कॉमिटन। कॉमिटन कम्युनिस्ट पार्टी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसका शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का संक्षिप्त रूप है। उसके बाद देखेंगे अक्टूबर के बाद क्या बदला। अक्टूबर के बाद क्या बदलाव हुआ था उसके बारे में देखेंगे। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। किसानों को सामंतों को जमीन पर कब्जा करने की खुली छूट दे दिए गए थे। सरकार ने बोल्शेविकों के मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़ दिया था। उनके बड़े मकान को छोटे छोटे हिस्से में कर दिया गया था। बेघर या ज़रूरतमंद लोगों को भी रहने की जगह दी गई थी तथा अभी जाते वर्ग और द्वारा पुरानी पद विधियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया था। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ बदल दिया गया था। इसके लिए 1918 की एक प्रावधान प्रतियोगिता आयोजन की गई थी। इसमें सोवियत टोपी का चुनाव हुआ था। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर रूसी कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया गया था। नवंबर 1917 में बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिला था। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविक के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली बर्खास्त कर दिया। उसका मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगों की असहमति के बावजूद बोल्शेविक ने ब्रेस्ट लिटोव
लिटोवस्क ने जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनाव में हिस्सा लेने वाली एकमात्र कम्युनिस्ट पार्टी रह गई थी। अखिल रूसी सोवियत को अब देश के सांसद का दर्जा दिया जाने लगा था। एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस जिसे पहले चेक के बाद ओजीपीओ और एनकेवेडी का नाम दिया गया था। बोल्शेविक का आलोचना करने वाले को दंडित करती थी और बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ से आकर्षित हुए थे क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थी। अक्टूबर 1917 के बाद ऐसे कलाकारों और लेखकों ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में नए प्रयोग किए, लेकिन पार्टी द्वारा थोपी गई सेंसरशिप के कारण वह बहुत सारे लोग को पार्टी से मुंह भंग होने लगा था। उसके बाद थोड़े से देखेंगे अक्टूबर की क्रांति और उसी के इलाके के दृष्टिकोण। ये सब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला होगा टॉपिक गृह युद्ध। ये सेकंड वीडियो में देखेंगे, सेकंड टॉपिक में देखेंगे। गृह युद्ध के बाद होगा समाजवाद का निर्माण। उसके बाद होगा स्टालिनवाद और सामूहिकरण। उसके बाद रूसी क्रांति और सोवियत संघ का वैश्विक प्रभाव देखेंगे। इसके बाद यह चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर को 3 भागों में बांट दिए। थोड़ा सा छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोगों को पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो वीडियो के साथ बने रहे। धन्यवाद।